नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और आपका स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में। मैं आपको बता दूं कि शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सीधे दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लाफ्टर डोज। तो आज की लाफ्टर डोज में हमारा BF, बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लू फिल्म की बात कर रहा हूँ। ब्लू फिल्म नाम तो सुना होगा। अरे सुना क्या होगा, आप में से मेरे ख्याल से सब ने ही देखी होगी, सब लोग ही देखते हैं। बच्चे जो टीनेजर हो चुके हैं, जवान तो देखते ही हैं, बुढ़े याद आ रहा है ना, आज भी लोग देखते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। पोर्नोग्राफिक फिल्म्स को, मतलब जिसके अंदर सेक्सुअल कंटेंट पाया जाता है, उसको ब्लू फिल्म बोलते हैं। आज का पॉर्न फिल्म्स बोलते हैं, पहले ब्लू फिल्म बोला जाता था। अब वो कैसे नाम उसका पड़ा वो आप गूगल कर लीजिएगा, वो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं यहाँ तो थोड़ी बहुत गुदगुदी करने आया हूँ ब्लू फिल्म्स के लिए। तो ब्लू फिल्म अगर देखना जाए ना, तो किसी ने पूछा ब्लू फिल्म क्या है, तो ब्लू फिल्म वो है चीज़ है जो आपकी वासनाओं को हवा देती है, आपकी वासनाओं को हवा देती है। वासना मतलब लस्ट। और दूसरा किसने बोला कि जो वो ब्लू फिल्म होती है ना, वो सेक्स के प्रति आत्ममंथन, सेक्स मतलब संभोग के प्रति आत्ममंथन करने का एक जरिया है। मतलब कितने तरीके से आप संभोग कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पोजिशंस, क्योंकि होती हैं उसके अंदर अलग अलग। जिसने देखी है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। तो भैया रही बात, जब ब्लू फिल्म की बात हो रही है तो भैया हमारा कौवा बिरयानी जैसा दिखने वाला स्मार्ट वर्जिन सुपर चौधरी जाट मेरा जिगर का टुकड़ा कहाँ पीछे जाने वाला। मैं आपको बात बताऊं, ऐसी ना स्कूल में बात चल रही थी, तो ब्लू फिल्म किसने पूछ लिया कि कौन बताएगा ब्लू फिल्म क्या होती है। बाकी तो सब बच्चे शांत। देखो लोंडो बच्चों सबको मालूम रहता है कि क्या होता है, पॉर्न फिल्म्स क्या होती है, पॉर्न फिल्म्स क्या होती है। और मैं तो खैर पीछे जा रहा हूँ, जब हम लोग पढ़ा करते थे इतना नहीं मालूम था, लेकिन जो ये चौधरी है ना उसको सब मालूम था सारे को। तो भाई साहब सब बच्चे शांत, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन वही KGF की रोकी की तरह भाई साहब लौंडे का हाथ ऐसे आया धीरे धीरे करके। मैं बोला बैठ जा रहे, इतना क्या है। लेकिन भाई साहब उसको तो अपनी इमेज अलग से करनी थी सेट। अब उसको दिखाना था कि चौधरी जो सुंदर लाल चौधरी है ना वो कुछ अलग है। पूछा गया भाई यहाँ भी बताओ ब्लू फिल्म क्या होती है, तो सुंदर लाल चौधरी हमारे प्यारे जाट ने बोला देखो ब्लू फिल्म जो होती है एक तरह की पारिवारिक फिल्म होती है जिसको परिवार के लोग देखते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर देखते हैं। स्पेशली जो कपल्स होते हैं वो इसको छुप छुप के देखते हैं। भाई सब बात तो सस्ती, इन छुपन छुपाई के चक्कर में तो कितने बच्चे पैदा हो गए। अरे हम तो पहले उस वक्त सोचा करते थे भैया जो ये कपल्स लोग हैं ये पॉर्न फिल्म देखते होंगे, उस टाइम ब्लू फिल्म देखते होंगे, और फिर जब उनका रॉकेट उड़ान की तरफ जब उनका नोनू शरारती हो जाता होगा, मूड में आ जाता होगा, तो उसके बाद कर्मकांड होता होगा भाई। और उसके बाद बच्चे पैदा करते थे और बोल देते थे कि भैया ये तो भगवान की देन होती है। साला थोड़ा जब बड़े हुए तब समझ में आया ये तो साला ब्लू फिल्म की देन है। तो ब्लू फिल्म देखने के बाद ही भैया नोनू शरारती मोड में आ गया और कांड कर गया भैया। मतलब कुछ ही बोलते थे यार पहले जो हमारे बड़े थे यार कि भगवान की देन है। कैसे भगवान की देन है भाई, कमाल हो गया यार। मतलब ये नहीं बोल सकते कि ब्लू फिल्म की देन है, मूड तो उसने बनवाया भाई। तो मूड बनवाने में भी जो ब्लू फिल्म है ना बहुत काम कर रहा है, बहुत मतलब बहुत। अभी भी लोग, बच्चे लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग सब लोग देखते हैं, लेकिन छुप छुप के, बताना कोई नहीं चाहता, ये क्लियर करता है। ठीक है भाई। तो देखो पहले VHS आते थे, VCR VCP होते थे, उसमें VHS आती थी, उसमें देखते थे। फिर CD आई, फिर DVD आई, अब तो खैर ऑनलाइन वगैरह, फिर इंटरनेट का ज़माना आ गया। फिर आपके पास यूट्यूब पे वैसी इतनी सारी साइट्स हैं, अब वैसे ही आप देख लेते हो। पहले नहीं मिलता, पहले स्टार मूवीज़ या HBO पे आपको सडन आइडिया संडे को नाइट में 11 बजे के बाद कुछ सेक्सुअल कंटेंट वाली फिल्में आ जाती थी भाई। सब मैं बता दूं आपको, सड़कें खाली हो जाती थी सिर्फ लोग, कपल लोग तो भैया, और लौंडे जो नए नए खोले लौंडे, इनको समझ में आ रहा था, जिनका नोनू गुफाओं से बाहर झांके मार रहा था ना,
वो फिल्म देखने के लिए सोचते थे। और जिनके घर में एक टीवी होता था ना भाई साहब, कितने लगते कैसे देखते। लेकिन बता दूं वो ब्लू फिल्म्स नहीं होती थी, वो नॉर्मल एक फीचर फिल्म्स होती थी, इंग्लिश फीचर फिल्म्स या रशियंस या कोरियन कुछ भी अलग टाइप की होती थी जिसके अंदर वो कंटेंट होता था। बट एक्चुअल में जो ब्लू फिल्म होती है उसकी भी कैटेगरी होती है 3, सबको मालूम है, सिंगल एक्स, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स। भाई ट्रिपल एक्स फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग होती है। आई लाइक पर्सनली अगर मेरा देंगे तो मुझे सिंगल एक्स और डबल एक्स पसंद। ट्रिपल एक्स मुझे टट्टी लगती है, सीधा है धाड़ 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 घपा घप घपा स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बहुत गंदगी सी लगती है, अजीब सी, मतलब कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। सिंगल एक्स और डबल एक्स में कहानी होती है, एक लव स्टोरी होती है, एक रोमांस होता है, धीरे 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 मूड बनता है, धीरे धीरे मूड आपका गुफा से बाहर जाना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उसमें आग लगती है और फिर वो पिचकारी मारता है, तो वो उसका अलग मजा ब्लू फिल्म्स। और मैंने जैसे बोला कि पहले क्या ग्रुप स्टडीज़ होती थी, अभी भी होती होंगी, लेकिन ग्रुप स्टडीज़ में ज़्यादातर बच्चे क्या बकचोदी मारते थे, गर्लफ्रेंड की बात करते थे और कुछ नहीं मिला तो ब्लू फिल्म देखी जाती थी। हम ज़्यादातर केस में ब्लू फिल्म देखी जाती थी, मन किया था पढ़ते थे, नहीं तो ऐसी भाई जो हम जो कोले लौंडे थे, नए नए दाढ़ी मूंछ निकल रही थी, नोनू गुफाओं से झाँक रहा था, हाथ चलाना स्टार्ट किया था, गर्लफ्रेंड थी नहीं, क्योंकि क्या हाथ चला के जिसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए हाथ चलाता है, जिसकी कुछ नहीं होती वो किसी के लिए भी हाथ चलाता है, वो एज वैसी होती है। तो ग्रुप स्टडी के नाम पर चौधरी का घर खाली था, सब दोस्त आ गए और उन दोस्तों में हमारा एक दोस्त आया था घोष, जिसको हम घोष बाबू बोलते थे। उसकी इंग्लिश जो थी ना माइंड ब्लोइंग थी, आपको बता नहीं सकता, कमाल की इंग्लिश थी सारे लौंडे, मोटे मोटे चश्मे पहनता था। वो पहली बार हमारे साथ ग्रुप स्टडी में आया था, ठीक है जी। उस दिन क्या था, चौधरी का घर खाली था, अंकल आंटी बाहर गए हुए थे, आना था नहीं रात को, और दादा थे और दादी थे, वो तो वैसी उम्र में, और टीवी एक ही था जो हॉल में रहता था, उसके साथ में जाट दादा का रूम था। तो सब सेटिंग कर ली गई, सबने अपने हथियार आसपास ले लिए। अब वो हथियार क्या होते थे कि ब्लू फिल्म देखने से पहले हथियार रखे जाते थे, किताबें नोनू पे रख दी जाती थी, तकिए, टॉवल्स, जो भी आपके पास है, क्योंकि जब खुमार बढ़ेगा, जब ब्लू फिल्म का खुमार बढ़ेगा धीरे धीरे करके, आपके नोनू में आग लगेगी, आपका नोनू फॉर्म में आएगा, तो आपका जो रॉकेट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होगा। तो भाई वो छुपाने के लिए, उसको सेट करने के लिए कुछ तो चाहिए। शर्म नाम की भी भाई चीज़ हो गया है। तो क्या हुआ कि हाँ, एक चीज़ और बता दूं भैया, ब्लू फिल्म में सबसे से एक फीचर फिल्म के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट का बहुत बड़ा काम होता है। अगर वो हटा दें तो आई थिंक बैकबोन है फिल्म्स के लिए। तो ऐसे ही ब्लू फिल्म्स के लिए अगर उसमें साउंड इफेक्ट और उसमें से बैकग्राउंड निकाल दें तो आई थिंक आपको जो मज़ा है ना, वो आई थिंक 80% आपका मज़ा चला जाएगा, 20% ही आप देख पाओगे। वो बॉडी को देख लो जो भाई, जो देख, लेकिन जो 80% जो मज़ा करता है, जो आपके बॉडी के अंदर केमिकल लोचा करता है ना भाई, वो बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट है, वो करता है। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि दादा जाट ने भी अपना रूम बंद कर लिया था उस दिन, शायद दादा जाट का मूड रहा हो भाई, सैटरडे नाइट थी। ये बूढ़े लोग बहुत भैया बहुत कामुक होते हैं, बहुत सेक्सी होते हैं, सालों में बहुत पुराना माल खाया हुआ, बहुत दम होता है, और उनका बस चले ना दादियों से आज भी 2-3 निकलवा दे भाई, कमाल की होती इनकी पावर भाई। तो भाई उनका भी दरवाज़ा बंद था। अभी अपन लोगों ने सब कुछ सेट कर लिया, सबने अपने अपने हथियार रख लिए, और हम लोगों ने एक जो VHS पे वो मंगवाई हमने, ब्लू फिल्म लगाना स्टार्ट किया। और जहाँ तक मुझे याद है वो डबल एक्स थी। तो भाई धीरे 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 एक रोमांस से धीरे 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 उसमें खुमार बनना स्टार्ट हुआ। आवाज़ कम कर दी गई ताकि आवाज़ ऊपर तक ना जाए, दादा के रूम तक ना जाए, और सबके जो नोनू है वो गुफाओं से भागना स्टार्ट हुआ, और सबके नोनू में रॉकेट बनने के लिए पिछवाड़े में उसके आग लग गई। तो जो रॉकेट है वो बिल्कुल उड़ान के लिए रेडी था, तभी एक बेल बजी। बेल बजी तो भैया सबने जो हथियार लाए थे वो अपने अपने सामान, अपने अपने रॉकेट्स को रख लिए गए, किसी ने किताब रख ली, किसी ने टॉवल रख लिया, किसी ने तकिया रख लिया। अब देखा तो भैया जाट अंकल और आंटी आ गए। अब भैया सब तो अब आ गए, तो अभी क्या करें, सब वहीं का वहीं बैठे, खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि खड़े हो गए तो भैया उठा हुआ रॉकेट दिख जाएगा कि इसमें आग लगी है, सबके फेस गर्म। अब माँ बाप है भैया, समझ तो जाते ही। आए सबने, हम लोगों ने अंकल आंटी को नमस्ते किया, आंटी ऊपर चली गई और अंकल रुक गए। तो जाट बिखर गया, जाट गुस्सा हो गया कि जाट पापा ये क्या बात हुई? कहते क्या बात होगी? कहते आधी रात में मम्मी को इस वक्त लेके आना घर पे सही है क्या?
डेंजरस हो सकता है ना मम्मी के साथ इस वक्त घर पे आना। जाट अंकल को ना आज तक वो बात समझ में नहीं आई कि साला चौधरी, छोटू चौधरी उनका बेटा, ये कंसर्न दिखा रहा था या उसको कहने का मतलब कुछ और। चलो अंकल चले गए ऊपर तो भैया फिर से स्टार्ट किया गया माहौल, फिर से स्टार्ट किया गया, फिर से जो ब्लू फिल्म है फिर से स्टार्ट हुई। ब्लू फिल्म ने अपना काम करना स्टार्ट किया। अभी हम लोगों ने आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी क्योंकि आवाज़ ऊपर जा सकती थी। अब क्या हुआ भाई, जैसे जैसे सीन बढ़ रहा था और एक ऐसा ज़बरदस्त सीन आ रहा था जो आपका रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेल रहा था। भाई जैसे जैसे वो सीन आ रहा था, घोष बाबू उस टीवी के पास और करीब जा रहे थे, ऐसे कर रहे थे। घोष बाबू ऐसे कर रहे थे, लिटरली ऐसे कर रहे थे जैसे टीवी के अंदर घुस जाएगा वो। भाई वो सीन पीक पे था और घोष बाबू की गलती से ना साउंड बढ़ गया। अब साउंड बढ़ गया इतने में आगे अंकल ऊपर से अंकल आगे तो भाई सबके रॉकेटों में आग लगी हुई थी। फिर से वही हथियार रख दिए गए, टीवी बंद कर दिया गया। अंकल ने फ्रिज में से ठंडी पानी की बोतल निकाली, हम सबको देखा, घोष बाबू को देखा, वो टीवी के सबसे ज़्यादा करीब था, पानी पिया, एक बोतल ठंडी और निकाली, घोष बाबू के पास गए, वो ठंडी पानी की बोतल वहाँ रखी और बोले कि बेटा जो तुम देख रहे हो ना टीवी में घुसने से वो आपको मिल नहीं जाएगा, और तकिया और टीवी खराब मत करना। तकिया उसके रॉकेट के ऊपर था और अंकल ने स्माइल किया, चले गए। भाई बता नहीं सकता, सबके रॉकेट ठुक करके गिर गए, ब्लास्ट हो गए सबके रॉकेटों। उस दिन के बाद घोष बाबू ने कभी भी ग्रुप फिल्म ना ग्रुप स्टडीज के अंदर तो कभी नहीं आया। वो हम लोगों के साथ तो कभी नहीं आया, स्पेशली जाट के घर तो कभी नहीं आया। मतलब अंकल से क्या ढूंढ लाएगा, समझ रहे हो। तो ब्लू फिल्म के बहुत किस्से हैं हमारे पास। तो एक दो मैंने आपको किस्से शेयर किए। तो ब्लू फिल्म सबने देखी हो, आपकी वासनाओं को हवा देने का काम करती है, अभी भी करती है। रोमांटिक मूड में लाने के लिए लोग कपल्स पॉर्न फिल्म्स या ब्लू फिल्म्स देखते हैं। और उस वक्त बीएफ का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं हुआ करता था, बीएफ का मतलब ब्लू फिल्म नहीं होता था। कोई बोलता ना यार बीएफ देखी नहीं क्या, तो बीएफ मतलब ब्लू फिल्म, नॉट बॉयफ्रेंड। आप समझ रहे हो, मतलब संभोग की सारी हदें, संभोग की हर तरह की प्रक्रिया, हर तरह की पोजीशंस उसमें बताई जाती थी। एजुकेशन पर्पज से भी आप देख सकते थे, लेकिन उसके बाद जो मूड होता था उस मूड के लिए भी लोग तैयार रहते। तो ये था हमारा एक छोटा सा खट्टी मीठी चीज़, एक लाफ्टर राइड ब्लू फिल्म के ऊपर। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और अब मिलते हैं हमारे आज के टैलेंट से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए एपिसोड में। आज मैं जिस इंसान से और जिस टैलेंटेड बंदे से आपको मिलवाने वाला हूँ, कमाल का इंसान है। फिल्म इंडस्ट्री में उसने 14-15 साल दिए हैं, थिएटर किया है और फिल्म मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले अपना जो उसका पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कास्टिंग करता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर है। आप फिल्मों में जो हीरो हीरोइंस को देखते हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट को देखते हो, उनके थ्रू जाते हैं। कमाल का इंसान है, तो मुझे लगा कि उनसे आपको रूबरू करवाना चाहिए, आपको मिलवाना चाहिए। तो मिलते हैं राजू जी से। राजू जी कैसे हैं आप? स्वागत है सर, आपका भी थैंक्स सो मच। आपने मुझे बुलाया और मुझे ये मौका दे रहे हैं आपके साथ में डिस्कशन करने का। थैंक यू सो मच। अच्छा राजू जी, आपका रियल नेम क्या है? सर मेरा रियल नेम है राजू जी। अच्छा, एक स्पर्श भी मैंने सुना, स्पर्श भी? हाँ सर, राजू स्पर्श। अच्छा, यानी कि मैंने अपने बचपन का नाम राजू लगाया और राजू स्पर्श हो गया। अच्छा। हाँ जी सर। तो कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं मंसूरपुर का रहने वाला हूँ, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर जी हाँ, यूपी? जी यूपी।
तो एजुकेशन वगैरह क्या है? एजुकेशन मेरी देहरादून से हुई है कितना पढ़े आप? और मैंने बीए किया है सर। अच्छा, बीए किया। हाँ जी सर, हाँ जी। तो वही देहरादून से ही? या देहरादून से। और फैमिली बैकग्राउंड क्या, मतलब पापा मम्मी क्या करते थे? सर मेरे फादर डॉक्टर थे। अच्छा जी, और ब्रदर भी डॉक्टर हैं। अच्छा। और मदर जो है हाउस वाइफ। ओके, हाउस वाइफ। हाँ जी, हाउस तो फिर आप जब आप डॉक्टर के बेटे हैं, भाई भी कुछ हैं, जी। ठीक है, एक एजुकेटेड फैमिली, अच्छा खासा बीए की है, जी। तो ये फिल्म इंडस्ट्री में मतलब कैसे, समझ में नहीं आया? नहीं सो जब मेरी शुरुआत में टीवी देखता था बचपन से, तो देन मुझे लगता था कि ये शायद ये टीवी में बैठ करके मेरे से बातें करते हैं। हाँ, अच्छा। तो किसी ने एक बार ये बोला, मैं जब बचपन में देख रहा टीवी, किसी ने कृषि दर्शन करके ऐसे कुछ आता था। हाँ। तो उन्होंने, हाँ जी, वो देख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये सही है। मैंने कहा हाँ सही है। तो मैंने लगा इसने मेरा जवाब दिया है। ओके। तो मैं सोचा कि ये तो बात करते हैं। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं 4-5 साल का हूँ। ओके। तो फिर वही ये चीजें चलती रही। फिर मैंने एनएचडी के लिए सोचा कि मैंने एनएचडी में जाकर के क्या होता है वहाँ पे। ओके। तो मैंने वहाँ के लिए फॉर्म भरा और देखा कि यहाँ के वहाँ पे कुछ मुझे बुकीज वगैरह आई एक्टिंग के लिए उस हिसाब से। बट मैंने सोचा कि ये तो बहुत टफ है, कैसे क्या करना है, अकेले करना, तो मुझे जाना चाहिए जयपुर। ओके। तो मैं जयपुर गया। ओके। जयपुर में जाकर के मैंने वहाँ पे रविंद्र मंच पे थिएटर किया। अच्छा। हाँ जी, हाँ। तो थिएटर में क्या करते थे उसमें, एक्टिंग करते थे या बैक स्टेज करते थे? या मैंने प्ले किए हैं। अच्छा, सर एज एक्टर? या एज एक्टर प्ले। तो आपको मतलब एक्टर बनना था? नहीं सर, मेरा ये था कि इंडस्ट्री में कुछ चीजें सीखनी थी कि एक्टर कैसे एक्टिंग करते हैं, क्या रहता है, क्योंकि मुझे बनना था कास्टिंग डायरेक्टर। ओके। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर को एक एक्टिंग का भी आना बहुत जरूरी है। अच्छा। वो अगर किसी कैरेक्टर को कुछ फाइनल करता है तो उसे रहना चाहिए कि या कि ये डिजर्व करता है या नहीं करता है। ओके। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। ओके, मतलब वो 6-7 साल आपने वहां पे सीखा? जी जी जी। तो फैमिली का सपोर्ट मिला पूरा? हाँ सर, मिला, सपोर्ट मिला। और कभी कभी ऐसा हो गया, कुछ टाइम हुआ कि कुछ नहीं हो रहा है कास्टिंग में, क्या कर रहे हो। हाँ। कि भाई ने बोला कि आज तू वापिस आ जा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम जिस हिसाब से पैशन कर सकते हो। तो फिर जयपुर से मुंबई कब आए? जयपुर से मुंबई में आया 2010। 2010 में आए? हाँ जी, 2010 में आया। मतलब आपको आज यहाँ पर 14 साल हो गए? हाँ सर, 14 साल हो चुके हैं। 14 साल हो गए। और कास्टिंग का आई थिंक काम भी मेरे ख्याल से 14-15 सालों से ही आई थिंक लाइमलाइट में आया। लाइमलाइट में आया। उससे पहले तो मॉडल काउंटर्स या फिर नॉर्मल असिस्टेंट डायरेक्टर्स ही कास्टिंग कर लिया, वो ही करते थे। क्योंकि जब मैं असिस्टेंट था तो हम लोग ही कास्टिंग कर लिया करते, दोस्त यारों को बुला लिया। हाँ जी सर। मेन लीड तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कर लेते थे, उसके वजह सपोर्टिंग होती थी वो कर लेते, या फिर जहाँ पे हम लोग शूट करने जाते थे वहां पर हो जाता। जी। तो पहले कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते, पहले मॉडल काउंटर्स हुआ। पहले जो कि डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर वो खुद कर लेते थे। और सिर्फ रिक्वायरमेंट आ गई तो ये बोला कि आप ये वाली कास्टिंग कर सकते हो क्या, कुछ करो। नहीं, उन्होंने फाइनल कर दिया, बस एंट्री करने का मौका था। तो राजू जी बताओ ना यार, मतलब आपने थिएटर किया, उसमें एक्टिंग सीखी, तो कभी एक्टर बनने का नहीं सोचा कि यार मुंबई यार हर आदमी जो फिल्म इंडस्ट्री मतलब एक्टिंग, लोग डायरेक्टर कैमरामैन भी अभी जानते हैं, जी जी, कास्टिंग डायरेक्टर्स भी अभी जानना स्टार्ट किए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी अभी जानना स्टार्ट किए हैं। लोगों को लगता था फिल्म इंडस्ट्री मतलब एक्टिंग सिर्फ एक्टर। तो आपने तो थिएटर भी किया, 6-7 साल आपने थिएटर किया। जी सर। तो एक्टर के लिए, एक्टिंग के लिए कभी स्ट्रगल नहीं किया कि मैं भी यार ऑडिशन दे देता हूँ? हाँ सर, मेरा वो जो रहता था कि अगर मैं ऑडिशन लेता था तो ऑडिशन में क्या, कोई भी एक्टर आता था, किसी को नहीं आ रहा है कुछ है, तो उसे मैं करके बताता। एक प्लस पॉइंट था। एक प्लस पॉइंट था कि उसमें लगता था हाँ नहीं यार ये नहीं कर पा रहा, तो इसको जो हेल्प कर सकता है ना, जो करेक्टर है उसको निकाल करके बताएं कि हाँ भाई तुम इस तरीके से उस करेक्टर को करो, उसको फील करो, वो अपनी प्रेजेंटेशन दो, जो एक करेक्टर है उसमें जियो आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं करके बताता था। अच्छा, तो अभी आपको मेरे ख्याल से 14-15 साल हो गए हैं? जी सर। फिल्म इंडस्ट्री में एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। जी जी जी। समस्या सबसे बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर की क्या एज ए कास्टिंग डायरेक्टर आपको क्या आती है? सर एज ए कास्टिंग डायरेक्टर में ऐसा आना तो है, कैरेक्टर्स को फाइनल करना थोड़ा इतना इजी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमें रिक्वायरमेंट मिली, डायरेक्टर ने बोला कि हमें एक लिस्ट दी है, एक लिस्ट कैरेक्टराइजेशन दिया है हमें, तो उसमें क्या करने के बावजूद हम उसमें ये फाइनल करते हैं ये कैरेक्टर डिजर्व करता है या नहीं करता है, ये उस एज में जा रहा है, या वो परफॉर्मेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये बॉडी लैंग्वेज भी उसकी वही होनी चाहिए, एक्सप्रेशन भी जो भी रहने चाहिए उसके अच्छे होने चाहिए, वो एक कैरेक्टर पे मैच होना चाहिए, ताकि जो डायरेक्टर्स हैं उसकी जो तकलीफ है वो खत्म हो जाए। मैं आपको बता दूं कि कास्टिंग डायरेक्टर्स, जब हम लोग असिस्टेंट थे तो हम लोग 4-5 कैरेक्टर्स को चूज करते थे, आर्टिस्ट को, और उसके बाद अपने जो सीनियर्स हमारे जो डायरेक्टर होते थे उनको दिखाते थे। बट अभी जो वो पूरा बर्डन है वो कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऊपर आ गया है। हम लोग सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट दे देते हैं कि हमें ऐसे कैरेक्टर इस एज ग्रुप का चाहिए, ये लुक का चाहिए,
और इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास अपना एक डाटा होता है, इनके पास भी लाखों लड़के लड़कियों का डाटा होगा, तो उसमें से ये छांटते हैं, नए नए लड़कियों को ये लेके रखते रहते हैं ऑडिशन। तो मुझे एक चीज बताइए कि आप मान लीजिए जब कई बार प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है जब आप ऑडिशंस लेते हैं, और कई बार क्या होता है उस टाइमलाइन के अंदर वो देना होता है, कास्टिंग करके देना होता है, तो जब एक्टर आपको प्रॉपर वो नहीं मिल रहा होता फिर क्या करते हो? सर जो हमारा जो डाटा होता है उसमें से हम नरेशन ले रहे हैं, डायरेक्टर ने हमें नरेशन दिया, तो नरेशन में ये रहता है कि अगर ये वाला करेक्टर है ना, हमें वहीं पे माइंड जाता है, स्टोरी हम यहाँ पे सुन रहे हैं तो माइंड ये जाता है हाँ ये इस करेक्टर में ये फिट है, तो हम उसको कांटेक्ट करेंगे और फिर उसको एक ऑडिशन मंगाएंगे या फिर उसका एक ऑडिशन लेंगे, फिर हम उसको प्रेजेंट करेंगे। मतलब आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि यार ये इस मतलब 20 से 25 एज का चाहिए, यंगस्टर चाहिए, हैंडसम चाहिए, बड़ा या किड चाहिए, दिल्ली नेचर का, दिल्ली बैकड्रॉप का चाहिए, तो आपके पास है ऐसे कैरेक्टर, तो आप उसमें शॉर्ट लिस्ट करके ऑडिशन ले लेते हैं। बट ये सोचने का ये सोचा जाता है कि कोई यार ये कास्टिंग तो बहुत इजी है, वो कर लेते हैं, बट कास्टिंग इतना इजी नहीं है। जैसे कि एक एक्टर परफॉर्मर है, वो अपनी परफॉर्मर कर रहा है, वहां पे जाकर कैमरे के आगे कर रहा है, और डायरेक्टर ने वो कैरेक्टर उसको दिया, अगर वो नहीं करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो किसी तरीके का एक्टर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम 500, 600, 1000, 1500 में से 2500 में से हमें ऑप्शन निकालने पड़ते हैं, बेस्ट मतलब उसमें बेस्ट ऑप्शन है, ताकि क्योंकि आपकी इमेज भी दांव पे होती है कि आप जिस आर्टिस्ट को डायरेक्टर पर पेश कर रहे हैं, पता लगा वो उससे एक्टिंग ही नहीं हुई वहां पर जी, तो वो फिर ये बोलेंगे सर कि कैसे एक्टर भेजा, कैसे एक्टर भेजा ना, डेफिनेटली नाम खराब होता है। अच्छा राजू जी, आजकल ना कास्टिंग काउच का बहुत चल रहा है, मतलब मीडिया में आजकल कहीं आर्टिस्ट भी खुल के आगे बोलते हैं जी। तो कभी इस टाइप की डिमांड, इस टाइप की प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं? क्योंकि इल्जाम लग रहे हैं बहुत। सर बोलने को लोग कुछ भी बोलते हैं, बट मैंने कभी फेस नहीं किया। ओके, मतलब 14-15 साल में मैंने कभी फेस नहीं किया। सिर्फ मेरा टारगेट रहा है जो मेरा वर्क है उसे बखूबी निभाऊं। ओके, मैं ईमानदारी के साथ में उस वर्क को करूं। ओके, और परफॉर्मेंस जितनी मेरी अच्छी रहेगी, जितनी प्रेजेंटेशन मैं दूंगा, तो लोगों को वही अच्छा लगेगा और 4 लोग अच्छी तरीके से इंप्रेस होंगे और कहेंगे कि हाँ इसने कास्टिंग अच्छी की है। मतलब आपको सिर्फ काम से काम मतलब ये जो फालतू की चीजें जो आती हैं आप उनको अवॉइड करते हैं? जी 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 जी। तो किस किस लैंग्वेज में आप अभी तक प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं? जी मैंने साउथ में किया है, ओके, हिंदी का किया है, हिंदी तो आप कर ही रहे हैं, हॉलीवुड का भी किया है, ओके, तो आप मतलब मैंने किए एड्स एंड टीवी शोज वगैरह भी किए हैं। अच्छा, वो आप और इवेंट्स भी आप करते रहते हैं? जी, इवेंट्स वगैरह भी आप आर्टिस्ट को, सेलिब्रिटीज को जो भी किसी इवेंट में भेजना वो करना, वो सब। और मतलब इवेंट्स के लिए रिबन काटना, डांस करना या कोई परफॉर्मेंस देना, उसकी वो भी कास्टिंग डायरेक्टर का आज के टाइम में इम्पोर्टेंट काम है जो राजू जी करते हैं जी। अच्छा, अगर राजू, अगर मैं ये बोलूं कि राजू एज ए एक्टर अच्छा है, राजू एज ए कास्टिंग डायरेक्टर अच्छा है? सर अभी तो एज ए एक्टर के नजरिए से अगर मैं देखूं तो एक्टर को मैं तभी फाइनल कर पाऊंगा। ठीक है, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि राजू एज ए कास्टिंग डायरेक्टर अच्छा है? हाँ, एक्टर नहीं सर, एज ए अगर मैं एक्टर की नजर से देखूंगा हाँ, कि क्योंकि मैं पहचान पाऊंगा कि एक्टर अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा, अच्छा अपना इनपुट दे पाएगा, तो एक अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर वही हो पाता है। तो आप एज ए कास्टिंग डायरेक्टर अपने आपको बेहतर मानते हैं? अच्छा, एज ए अगर एक्टिंग आपको ऑफर मिले सर, आप कर दो सर? आप करोगे? वो आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि पूरा फोकस जो भी है ना मेरा एज ए कास्टिंग डायरेक्टर है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम किया, सेलिब्रिटीज का काम करने में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? सर वो काफी जो है ना बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं और बहुत प्रोफेशनल होते हैं। कईयों को तो टेंट्रम भी होते हैं भाई। सर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शूटिंग में प्रॉब्लम्स ना आए, देखिए प्रोडक्शन में या डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती है जी जी। और वो अगर आपने कास्ट किया है तो फोन आपको जाता है जी कि भैया आपने किया था, अभी ये क्या दिक्कत आ रही है जी जी जी। तो वो कैसे फेस करते हैं, फिर कैसे सोल्व करते हैं? अभी तक तो लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है कि सामने से कंप्लेंट आई कि यहाँ की भाई आपने कैसा आर्टिस्ट भेजा है। हाँ, क्योंकि ये 17-18 साल की मेरी जो जर्नी रही है, तो उसी बीच में मैंने अपने आप को जो प्रेजेंट किया, जो मेरे पास जो मेरा अच्छा इनपुट निकला है, जो मैंने अपने एक्टर को वहां पे सिलेक्शन कराया है, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर्स को, प्रोडक्शन हाउसेस को, या टीवी शोज हो या मूवीज हो या एड्स वगैरह हो, उनके सबके लिए क्या है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, ये जो नए लड़के लड़की एक्टिंग सीख के आ रहे हैं, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर्स को कैसे, मतलब आपको कैसे अप्रोच करो, किस टाइप से वो तैयारी करके हैं, आप कुछ बोलना बताना चाहेंगे जो आज का यूथ आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। सबसे पहले अपने आप को एक टारगेट बनाए कि मुझे यही वर्क करना है। ये नहीं कि यहाँ की वो काम करने के लिए आए एक्टिंग के लिए,
ठीक है। तो उसने एक्टिंग छोड़ करके वो कुछ लोग कास्टिंग में भी घुसते जा रहे हैं। और बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर, ज्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर आर्टिस्ट ही ज्यादातर जो मैं देख रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि कुछ टाइम के लिए असिस्ट कर लेते हैं 1-2 महीने, और फिर बाद में बोलने लग जाते हैं कि आया मैं कास्टिंग डायरेक्टर, मैं कास्टिंग करता हूँ, वो करता हूँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब हमारा इधर कुछ नहीं होने वाला है, एक्टिंग में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि हम कास्टिंग में घुस जाएंगे तो हमें काम मिल जाएगा। इस तरीके के लोग कर रहे हैं। बट ये है कि कास्टिंग करना इतना ईजी नहीं है सब। तो मतलब आप चाहते हैं, बोलते हैं कि पूरी एक तैयारी के साथ हैं जो भी बच्चे आ रहे हैं आज के टाइम में और सीख सकते हैं, और जो प्रॉपर कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनको कांटेक्ट करें और ताकि वो सही तरीके से उनको गाइडेंस मिले। और एक चीज और है, अगर हम किसी नए एक्टर को हम कांटेक्ट करते हैं, हमारे लुक में जा रहा है वो, और हमने कहा कि हाँ भाई ठीक है, एज भी जा रही है, लुक भी जा रहा है, परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी है, तो उनका ये होना चाहिए सबसे पहले अपने कैरेक्टर को पूछना चाहिए, सर मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये कितने दिन का है। तो सबसे स्टार्टिंग में ही वो लोग क्या बोलेंगे, सर अमाउंट कितना मिल रहा है, मतलब वो पैसे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक्टिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। सर अगर एक्टिंग पे ध्यान अगर वो देंगे ना तो पैसा अपने आप ही उनके पास में चल करके आ जाएगा। डेफिनेटली, मतलब अपने पैशन और अपनी एक्टिंग पे, अपने जो क्राफ्ट है उसके पे ध्यान दीजिए, पैसा तो फिर आप सक्सेसफुल वैसे उस क्राफ्ट पे वो ध्यान नहीं देते, वैसे ही आ जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा सर, एक्टर्स जो न्यू भी आते हैं, सबसे पहले अपने आप को बनाओ, तो पैसा अपने आप ही आपके पास में आएगा। मतलब अपने पैशन और अपने क्राफ्ट पे काम करो, पैसा तो फिर काम मिलेगा। तो जी। आप हमारे शो के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, थैंक्स। ये शो जो है ना, कि एक अच्छे एक्टर हो, चाहे कास्टिंग डायरेक्टर हो, चाहे कोई आर्ट डायरेक्टर हो, चाहे कोई प्रोडक्शन हो, चाहे डायरेक्टर हो, किसी भी फील्ड का हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने एक नई चीज निकाली है सामने, लाइमलाइट आने के लिए, उनके कुछ करने के लिए, उनको बताएं कि हाँ कि भाई ये लोग भी कुछ कर रहे हैं, उनको भी कुछ जाने। तो ये सबसे अच्छा आपका जो है डिसीजन मुझे अच्छा लगा सर, और थैंक्स। अरे थैंक यू सो मच, आपने सर मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। तो ये थे राजू स्पर्श जी, कास्टिंग डायरेक्टर। यूज कीजिए इनको, बुलाइए इनको, कांटेक्ट कीजिए कास्टिंग के लिए, फिल्म, वेब सीरीज, इवेंट, एड्स, इवेंट, एनीथिंग। और आर्टिस्ट भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं काम के लिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। तो ये थे हमारे आज के टैलेंट, जिसके बारे में आपने देखा और जाना। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं हमारी आज की हेल्थ टिप पे। तो हमारी मेन हेल्थ टिप पे जाने से पहले मैं आपको वो जो 4-5 चीज़ें बताता हूँ वो रिपीट कर देता हूँ कि आपको प्राणायाम डेली, अनुलोम विलोम, कपालभाति 5 से 10 मिनट डेली, 2 लीटर से लेकर 4 लीटर आपको डेली पीना ही है। आपको सफ़ेद चीनी और आपको जो सफ़ेद नमक है वो नहीं खाना है। पानी आपको खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पीना है। आपको वॉक 30 मिनट से 1 घंटा डेली करनी है। और आपको कलंजी और आपको जो मेथी दाना वाला जो पानी है वो दिन में आपको 3 बार पीना ही पीना है। सारी बीमारियों की को ऑलमोस्ट ये ख़त्म कर देता है। तो आज की जो हमारी हेल्थ टिप है वो है लीवर की को अगर हम क्लीन करना चाहें, लीवर को कैसे क्लीन करें। देखिए, लीवर को क्लीन करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है बीट, चुकंदर इसको बोलते हैं। अगर आप बीट या चुकंदर अगर आप सलाद में भी डाल के खाते हैं ना, एक बीट खा लेते हैं, में आपकी लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि लीवर आपके डाइजेशन में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। या आप बीट का जूस ले लीजिए, उसके अंदर आप आंवला, पुदीना और अदरक, ये चारों का कॉम्बिनेशन आप बना के आप डेली सुबह और शाम को आप 1-1 गिलास पीजिए, सेंधा नमक डाल के। मैं कह रहा हूँ कमाल का टॉनिक है आपकी लीवर के लिए। दूसरा है आपका टॉनिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी जो आपको रेमेडी बता रहा हूँ, प्लम फ्रूट आप जानते हैं, आलू बुखारा जिसको बोलते हैं, हिंदी में आलू बुखारा, इंग्लिश में प्लम फ्रूट बोलते हैं। 2 ले लीजिए, उसमें 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए रात भर, उसमें धागे वाली जो मिश्री आती है वो डालिए, ठीक है, और 5-6 इलायची कूट के उसका पाउडर बना के उसमें डाल दीजिए। और इमली, थोड़ी सी इमली आती है ना, वो डाल दीजिए। अगर आप इलायची नहीं भी डालना चाहते लेकिन इमली और धागे वाली मिश्री जरूर डालनी है। आलू बुखारा, प्लम फ्रूट जिसको बोलते हैं, 2 आलू बुखारा लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें डिप कर दीजिए रात भर, उसमें इमली और मिश्री डाल के रख दीजिए, ठीक है। सुबह उस जो आलू बुखारा को निकालिए, उसको निचोड़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से, और उसी पानी को आप पी जाइए सुबह खाली पेट। लीवर के लिए बहुत अच्छी टॉनिक है भाई,
लोग प्लम फ्रूट का क्या नाम है सिर्फ मंगवाते हैं ऑनलाइन या कहीं और से मंगवाते हैं, बहुत महंगा पड़ता है, 2-3 हज़ार का पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ कि ये आप घर पे बना सकते हो, बहुत सही टॉनिक लीवर के लिए। तो लीवर के लिए ये थी हमारी आज की हेल्थ टिप। तो मैं आपको बता दूं कि इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सिया दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल, संजय नगर गाजियाबाद, माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद में। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नई लाफ्टर राइड और एक नए टैलेंट और एक नई हेल्थ टिप के साथ। तब तक देखते रहिए द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो, और तब तक के लिए मज़े कीजिए, आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। नशा बिल्कुल मत कीजिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और देश के विकास में आगे योगदान दीजिए। टेक केयर, गुड बाय, शुभ रात्रि।